गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। तो आज हम हमारी साइंस का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पेज नंबर 133 पर है। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, पेज नंबर 133। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने हमारे पिछले वीडियोस के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जो कि प्लांट्स में और जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होता है। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वी आर ऑल्सो फैमिलियर विद द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन that depend on involve of two individuals before a new generation and can be created। हमने देखा था सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें केवल एक ही इंडिविजुअल होता है, ओनली वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, और जो भी न्यू जनरेशन होती है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं और एक न्यू जनरेशन फॉर्म की जाती है। Like bulbs alone cannot produce nucleus nor can hens alone produce। हम जानते हैं बल्ब्स हैं जो अपने न्यूक्लियस अकेले खुद से इवॉल्व नहीं कर सकते हैं या क्रिएट नहीं कर सकते। उसी तरह जो हैन है वो अकेले चिक्स को न्यू चिक्स नहीं बना सकते हैं। तो इनके लिए क्या होता है, दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इन सच केसेस बोथ सेक्स मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। और इनके अंदर दो सेक्स, एक फीमेल और मेल, दोनों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यू जनरेशन के लिए। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। हमने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी न्यू जनरेशन होती है वो बिल्कुल अपने पेरेंट के आइडेंटिकल या कॉपी होती है। अगर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अगर अपने पेरेंट्स के कॉपी हो जाएंगे तो वेरिएशन बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज द सर्कुलर एपरेटस। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो भी वेरिएशंस आते हैं वो डीएनए कॉपिंग की एरर होती है, थोड़ी बहुत एरर डीएनए होता है, उसकी कॉपिंग के अंदर थोड़ा सा चेंजेस होने की वजह से वेरिएशंस आते हैं। तो जब कोई भी दो सेल्स होती हैं उनकी डीएनए के अंदर थोड़ी सी कोई एरर होती है, तो उस वजह से क्या होता है, जो न्यू जनरेशन होती है उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं। द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैड नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्यूट करेक्ट एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं डीएनए कॉपिंग की मैकेनिज्म है, उसके अंदर वो बिल्कुल एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होती है और उसके रिजल्ट के अंदर थोड़ी सी एरर होती है। और यही एरर क्या होती है, जो न्यू जनरेशन होती है, न्यू पॉपुलेशन होती है, उसके अंदर वेरिएशंस लेके आती है। इसीलिए अगर हर न्यू जनरेशन के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन होगी तभी जाके जो जनरेशन होगी अपने पेरेंट से थोड़ा सा चेंजेस होते हैं उनके अंदर, थोड़े से, हम नहीं बोलते बहुत ज़्यादा, बट थोड़ा बहुत चेंजेस, थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं और ये वेरिएशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। While DNA copying mechanisms are not absolute accurate, that they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would be die। अब हम देखते हैं, अगर ये थोड़ा एक्यूरेसी रखती है डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म में, अगर एब्सोल्युटली एक्यूरेट होते हैं तो जनरेशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। बट अगर ये बहुत कम एक्यूरेसी रखते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आने वाला डीएनए होता है वो अपने उसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है कि वो जितने भी जो सेलुलर एपरेटस हैं वो वर्क नहीं कर पाते हैं और जो सेल होती है वो डाई हो जाती है, मर जाती है। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स टू बी स्पीड अप। ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन अ डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैड वेरिएशंस एक्यूमुलेट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। अब जो न्यू जनरेशन के अंदर जो भी डीएनए डीएनए आता है वो क्या करता है, जितनी भी वेरिएशंस होता है उनको एक्यूमुलेट कर लेता है और फिर नई जनरेशन के अंदर उन सारे के सारे वेरिएशंस को शो करता है। थर्स द डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एक्यूमुलेट variations. Since all these variations are in living individuals,
it is assured that they do not have any real bad effects। और अब जो भी एक्यूमुलेट होने के बाद में जितने भी एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस होते हैं वो न्यू जनरेशन में आने के बाद में उनमें थोड़ी सी वेरिएशन होती है अपने पेरेंट्स के लिए। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, न्यू जनरेशन होती है उनके अंदर थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस आता है और वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। If each new generation is to be the combination of the DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that cellular apparatus by the DNA. Besides, if each generation doubles its DNA fairly soon, there will be only DNA on Earth with no room for anything else। तो हम देखते हैं कि जो भी कोई न्यू जनरेशन के अंदर न्यू जनरेशन की का डीएनए है वो अपनी प्री एग्जिटिंग सेल्स के डीएनए से कंबाइन हो जाता है, और वो नई जनरेशन के अंदर जब डबल डीएनए आता है तो ये डबल ट्विस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए है ये प्रीवियस जनरेशन के अंदर नहीं मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा इसको, ये जिस वजह से बहुत सा मैशअप हो जाएगा सेलुलर एपरेटस में इस डीएनए को लेकर। We have seen earlier that organisms become more complex, specialized of tissue increase। अब हम देखते हैं जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं उनके अंदर टिश्यू का स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होता जाता है और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए एज कम्पेयर टू नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। तो उसके अंदर क्या करते हैं, हाफ नंबर क्रोमोसोम का होता है और हाफ नंबर ही कितना क्या होता है, डीएनए का होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव बॉडी का सेल बॉडी में नहीं, मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स होती है उसके अंदर हाफ नंबर क्रोमोसोम रखते हैं और हाफ नंबर डीएनए रखते हैं। और इसी तरह से जो जर्म सेल्स होती है जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है उनके अंदर भी क्या होता है, हाफ नंबर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एक फीमेल पार्ट से और एक मेल पार्ट से जब हाफ नंबर के क्रोमोसोम्स अलग अलग गैमेट से आते हैं और एक न्यू जनरेशन फॉर्म करते हैं तो उनके अंदर फिर वेरिएशन अलग होता है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया गया है और इसलिए इसी तरह से वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हमें पता है कि किसी भी प्लांट के अंदर या फिर किसी भी फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर ही होता है। एंजियोस्पर्म में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फ्लावर होता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर। हम लोग पहले भी फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं जो कि सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल हैं। हम देखते हैं इस डायग्राम के अंदर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर को ही हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं ये होती है ग्रीन वाला पार्ट है, इसे हम सेपल कहते हैं, और जो कलरफुल पार्ट होता है इसे हम पेटल कहते हैं। अब इसके अंदर एक ये होता है जो कि मिड के अंदर होती है, इसे हम कार्पल कहते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कार्पल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट स्टिग्मा, सेकंड बीच वाला पोर्शन होता है वो स्टाइल होता है, और सबसे लास्ट बॉटम के अंदर जो फूला हुआ पार्ट होता है इसे हम ओवरी कहते हैं। इसे पूरी तरह से हम पिस्टल भी कह देते हैं, पिस्टल या कार्पल। इसी तरह जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का उसे हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन के भी 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है एंथर, सेकंड होता है फिलामेंट। सॉरी 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। और इसी तरह से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसके बारे में हम थोड़ी देर बात पढ़ते हैं। स्टेमन एंड कार्पल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल। स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये दोनों जर्म सेल कंटेन करते हैं, यानी इनके पास क्या होता है, जर्म सेल होती है। द फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल। फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल होता है या फिर बाइसेक्सुअल होता है। तो यूनिसेक्सुअल हम देखते हैं पपाया, वाटरमेलन, इनके अंदर जो भी फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। व्हेन इट कंटेन आइदर स्टेमन और कार्पल, और ये कंटेन करते हैं या तो स्टेमन को या फिर कार्पल, या तो ये मेल रिप्रोडक्टिव होते हैं या फिर फीमेल होते हैं। और बाइसेक्सुअल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड व्हेन इट कंटेन बोथ स्टेमन एंड कार्पल्स। और जब हम देखते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट की तरफ तो हिबिस्कस को देख सकते हैं हम, और मस्टर्ड प्लांट होता है उसको देख सकते हैं। इन दोनों में स्टेमन और कार्पल्स दोनों होती हैं। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस
pollen grain that are yellowish in color। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आप क्वेश्चन भी आता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का वो क्या है, तो हम बता सकते हैं स्टेमन होता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि येलोइश कलर के होते हैं, और ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, यही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, यानी कि ये मेल गैमेट होते हैं। You must have seen this yellowish powder that often stick to our hands if we touch the stamen of a flower। हम लोग देखते हैं ये येलोइश पार्ट, हाँ तो येलोइश पार्ट होता है, हम किसी भी फ्लावर को जब टच करते हैं तो हमारे हाथ में येलो कलर लग जाता है। तो ये येलो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स में भी येलो कलर के होते हैं। कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। जो कार्पल होती है वो सेंटर में होती है फ्लावर के, और इट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव, और कार्पल को ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। इट इज़ मेड ऑफ 3 पार्ट्स। जो कार्पल होती है वो 3 पार्ट्स की होती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। फर्स्ट होता है इसके अंदर स्टिग्मा, ये देखिए इस वाले डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं। ये होता है स्टिग्मा, इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टाइल, और ये होती है इसके अंदर ओवरी। तो 3 पार्ट के अंदर द सोलो बॉटम पार्ट इज़ द ओवरी। जो सोलो बॉटम पार्ट होता है इसको हम ओवरी कहते हैं। मिडिल इलांगेटेड पार्ट इज़ द स्टाइल एंड द टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिकी इज़ द स्टिग्मा। ये बहुत स्टिकी होता है, इसके ऊपर कोई भी चीज़ चिपक जाती है। द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल्स हैज़ एन एग सेल। अब जो ओवरी होती है, ये ओवरी है, इसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, और सारे के सारे ओव्यूल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, वो एग सेल्स होती हैं। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय पोलन ग्रेन फ्यूज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। जो मेल जर्म सेल जो कि पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं और ये ओव्यूल के अंदर पहुंच जाते हैं। ओव्यूल के अंदर जाने के बाद में क्या करते हैं, वहाँ पर फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन करते हैं और जायगोट बनाते हैं, और इसी जायगोट से फर्दर न्यू प्लांट डेवलप होता है। This fusion of germ cell or fertilization give us the zygote which is capable of growing into a new plant। और यही क्या होता है, न्यू प्लांट के अंदर ग्रो करता है। Thus the pollen need to be transferred from the stamen to stigma। If this transfer of pollen occurs in the same flower, it is transferred as a self pollination। अब हम देखते हैं जब पॉलन ट्रांसफ़र होते हैं स्टेमन, उसी फ्लावर के स्टेमन की स्टिग्मा पर, यानी कि एक ही फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर है, उसकी स्टेमन उसकी स्टिग्मा पर ही स्टिक हो जाते हैं, तो हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ द पॉलन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। अब अगर पॉलन ट्रांसफ़र हो रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, इट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अगर प्लांट में एक पॉलन ग्रेन है वो उसी स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कह देंगे। लेकिन अगर प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा पर, तो हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर अचीव बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स। और ये जो ट्रांसफ़र होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर, ये कुछ एजेंट्स के थ्रू होता है, जिसे हम विंड कह दें, वाटर कह दें, एनिमल कह दें। अगर सोचो कोई प्लांट है, फ्लावर है, उसके ऊपर कोई भी एनिमल बैठता है, लाइक कोई भी ऑर्गेनिज्म बैठता है, बटरफ्लाई बैठती है, तो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन उनके ऊपर उनके जो कि विंग्स वगैरह होते हैं उन पर स्टिक हो जाते हैं। अब जैसे वो दूसरे फ्लावर पे या दूसरे प्लांट पे जाके बैठती है तो वो अपने विंग्स से उन पोलन ग्रेन्स को उसकी स्टिग्मा पर छोड़ देती है। इस तरह से क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन द सुटेबल स्टिग्मा, इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन ओवरी। फॉर दिस अ ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन एंड ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। अब जैसे ही पॉलन स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं उसके बाद में फीमेल जर्म सेल्स होती है, ओवरी होती हैं, और अब ये ट्यूब, अब इसके अंदर क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये ट्यूब बना लेते हैं एक, और ये ट्यूब क्या करती है, पॉलन ग्रेन को ट्रैवल कराती है स्टाइल के अंदर। ये स्टाइल होती है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन इस स्टाइल के थ्रू सीधा ओवरी तक चला जाएगा। अब ओवरी में जाने के बाद में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो जाइगोट है उसमें बहुत ज़्यादा
डिवाइड होता है, बार बार में डिवाइड होता है और एम्ब्रियो बना, जो कि एम्ब्रियो बन जाता है। द ओव्यूल डेवलप टू टफ कोट, और जो ओव्यूल होता है वो क्या होता है, बाहर का जो आउटर मोस्ट टफ कोट होता है वो बनाता है, एंड ग्रेजुअली इनटू अ सीड, और बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाता है। द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट, और जो ओवरी होती है वो रैपिडली, बहुत जल्दी से क्या होती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मीन वाइल द पेटल एंड सेपल स्टेमन स्टाइल स्टिग्मा में श्रिवल एंड फॉल ऑफ, और इसी टाइम पर पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा सारे के सारे श्रिवल हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू अ सीडलिंग अंडर एप्रोशिएटेड कंडीशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। अब जो सीड होता है वो फ्यूचर प्लांट भी बना सकता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम सीड होता है उसको अगर थोड़ा सा वाटर में डाल दें और अगर हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं तो उसके अंदर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं तो उसमें सीडलिंग, जैसे उसे एप्रोशिएट कंडीशन मिलती है उसमें वो सीडलिंग में चेंज होता है, और इसी हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। एक्टिविटी नंबर 8.7, सोक अ फ्यू सीड, bagel gram chana and keep them overnight. Drain the excess water, cover the seed with wet cloth and leave them for a day. Make sure that the seed do not become dry. Cut open the seed carefully and observe the different parts. Compare your observation with the figure 8.9 and see if you can identify all the parts. अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 8.7 में कि हम थोड़े से चने होते हैं उन्हें क्या करेंगे, एक पूरी रात के लिए पानी के अंदर डाल देंगे। अब हम जो भी एक्सेस वाटर होता है उसे निकाल के जो सीड्स हैं, जो भी ग्राम के सीड्स थे, हमारे चने के सीड थे, उन्हें एक वेट क्लॉथ में डाल देंगे, उन्हें पूरा दिन के लिए छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं कि उन सीड्स के अंदर हमें इस डायग्राम, जैसे ये देखिए, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है वैसे ये रेडिसल और प्यूमल ये दिखाई देने लग जाएंगे, यानी कि उसके अंदर से क्या होता है, वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। अब हम उसे खोल के देखते हैं तो हमें ऐसे पार्ट में दिखाई देता है। इसके अंदर फूड स्टोर रहता है और आगे ये प्यूमल और नीचे रेडिसल में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है। आई होप आप सबको समझ आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।